नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन चैप्टर नंबर 2 लेके आया हूँ और चैप्टर नंबर 2 का नाम है खेल एवं पोषण। ऑलरेडी चैप्टर 1 जो है वो हमने आप लोगों के लिए नोट्स बना दिए हैं। आपने अगर उस वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देखें। प्लेलिस्ट तैयार किया गया है जिसमें आपके क्लास 12 के फिजिकल एजुकेशन के सारे चैप्टर्स के वीडियो एक-एक करके ऐड किया जा रहा है। तो आज हम सेकंड चैप्टर की बात करने वाले हैं, इसके नोट्स की बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है खेल एवं पोषण। सबसे पहला पॉइंट इसमें हमारा कहता है कि संतुलित आहार क्या होता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं। इंग्लिश में इसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। तो क्या होता है संतुलित आहार? वह आहार जिससे व्यक्ति को शरीर के लिए सभी आवश्यक तत्व उचित मात्रा में प्राप्त हो जाता है। एक ऐसा खाना जिससे इंसान के शरीर के लिए भोजन से उचित मात्रा में उसे सारे पौष्टिक तत्व प्राप्त हो जाएं, तो ऐसे खाने को हम संतुलित आहार के नाम से जानते हैं। संतुलित आहार एक ऐसा आहार है जिसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व होता है जिनकी हमें एक दिन में आवश्यकता होती है। जो प्रोटीन, कैलोरी, वसा, विटामिन्स, मिनरल्स हमें एक दिन में अपने शरीर को चलाने के लिए चाहिए, वो सारी चीजें इस तरह के संतुलित आहार में मौजूद होता है। संतुलित आहार में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पानी, फाइबर, विटामिन तथा खनिज को शामिल किया जाता है। अर्थात वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पानी, फाइबर, विटामिन्स, खनिज को मिला के जो भी भोजन बनता है, जो भी खाद्य पदार्थ का निर्माण होता है, उसे ही हम संतुलित आहार के नाम से जानते हैं। अगला टॉपिक हमारा है। अगले टॉपिक से पहले हम आपको कुछ ऐसे इमेज को बता देते हैं जिसमें देखिए ये इमेज मैंने संलग्न किया है, जिसमें कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसके माध्यम से हमारे शरीर में बैलेंस डाइट के जरिए वो सारी चीजों की पूर्ति हो जाती है जो एक इंसान के शरीर के लिए चाहिए। अगला पॉइंट हमारा कहता है संतुलित आहार के कार्य क्या है, काम क्या है संतुलित आहार के, कौन कौन से काम है। अगर आप संतुलित आहार लेते हैं तो ये आपके शरीर में किस प्रकार से कार्य करता है। हमें काम करने की पर्याप्त ऊर्जा जो है वो संतुलित आहार से मिलता है। हम जो काम करते हैं, हम जो वर्क करते हैं दिन भर में, वो काम करने में जितनी भी एनर्जी या ऊर्जा हमें लगता है वो किस चीज से मिलता है, संतुलित आहार से मिलता है। यह व्यक्ति वृद्धि और विकास में सहायता प्रदान करता है। इंसान के शरीर को ग्रोथ करने में, विकास करने में ये उनकी मदद करता है। संतुलित आहार सभी स्थानों को सही प्रकार से कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। संतुलित आहार सभी संस्थानों को सही प्रकार से काम करने में, ऊर्जा को यूज करने में सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा टूटना, फूटना जैसे ऊतकों की क्षति होती है, उसके मरम्मत में भी यह हमें मदद करता है। अगर आपके शरीर में कहीं कट-वट हो गया, घाव वगैरह हो गया, तो इसे भी सही करने में संतुलित आहार काफी मदद करता है। संतुलित आहार शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है। आपके शरीर को मजबूत बनाएगा, आपको रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करेगा, ताकि आपका शरीर जो है किसी भी छोटे-मोटे रोग से आसानी से लड़ सके और उसे समाप्त कर सके। इसके अलावा यह शरीर का संपूर्ण स्वास्थ्य का स्तर बढ़ाता है, आपको हेल्दी रखने में बैलेंस डाइट जो है, संतुलित आहार जो है वो काफी मदद करता है। यह शरीर की चयापचय क्षमता में वृद्धि करता है, पाचन क्षमता में वृद्धि करता है। यह शरीर में किसी प्रकार की कमी से होने वाली बीमारियों को, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जैसे आयरन, मिनरल्स, विटामिन, फाइबर, जिसके कमी से कभी न कभी इंसान के शरीर में कुछ न कुछ रोग हो जाता है, बीमारी हो जाता है। तो ऐसे में इन बीमारियों को कम करता है संतुलित आहार जो है, इन्हीं तरह के रोगों को कम करता है तथा शरीर का सही भार बनाए रखता है। वजन जो है वो सही तरीके से बनाए रखता है तथा व्यक्ति की कार्य क्षमता में बढ़ोतरी करता है। व्यक्ति के कार्य क्षमता मतलब व्यक्ति को काम करने के पावर में बढ़ोतरी करता है, प्रोसेस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये पॉइंट थे संतुलित आहार के बारे में, जो इसके कार्य के बारे में था। अब हम आपको आहार अर्थात भोजन के तत्व के बारे में बताते हैं कि आहार क्या है और भोजन के तत्व क्या है। तो देखिए भोजन के तत्व जो है
पोषक तत्व ए भी होता है इसमें, तो इसे हम कहते हैं मैक्रो पोषक तत्व, जिसे हम बृहत के रूप में जानते हैं। बृहत भी है और स्मॉल भी है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले बृहत के बारे में जान लेते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट आता है, साधारण कार्बोहाइड्रेट आता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट आता है, वसा आता है, संतृप्त वसा आता है। तो ये सब चीज जो है वो बृहत पोषक तत्व ए माइक्रो पोषक तत्व के अंतर्गत आता है। वहीं पे हम इसमें असंतृप्त वसा की बात करेंगे, मोनो अनसेचुरेटेड की बात करेंगे, हाइड्रोजेनेटेड के बारे में बात करेंगे, पॉली अनसेचुरेटेड के बारे में बात करेंगे, प्रोटीन, साधारण प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन, युग्मिक प्रोटीन और जल। ये सारी चीजें जो पॉइंट्स में आपको बताए गए हैं, ये पोषक तत्व है। आहार जो है, भोजन जो हम करते हैं उसके अंदर पाए जाने वाले पोषक तत्व है, लेकिन इसे हम बृहत पोषक तत्व या फिर मैक्रो पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा माइक्रो पोषक तत्व भी है, याद रखिएगा। बृहत के बाद सूक्ष्म है, छोटा, जिसमें क्या क्या आता है, विटामिन आते हैं। जल में जो घुल जाए वो विटामिन होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, जिसमें B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B12 आदि को शामिल किया जाता है। इसके अलावा विटामिन सी भी इसमें होता है। इसके अलावा वसा में घुलनशील विटामिन भी होते हैं, जिसमें विटामिन ए और विटामिन डी को लिया जाता है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इन सभी पॉइंट्स को सही तरीके से समझ लीजिए। अगला पॉइंट हमारा है इसी में विटामिन ई, विटामिन के, मिनरल्स। मिनरल्स के बाद है खनिज लवण, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, आयोडीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर और कॉपर। ये सभी जो है वो माइक्रो के अंतर्गत आते हैं, मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व के अंदर आते हैं। साथ ही साथ ये वो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो विटामिन और वसा के अंदर आसानी से घुल जाते हैं। तो इसमें से आपको अगर इतना याद नहीं भी रहे तो 4-5 पॉइंट आप याद रखिएगा, उसे डील कर लीजिएगा, उसके बारे में 1-2 लाइन बताएंगे तो आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे। इसके आगे हम चलते हैं। अब अगला पॉइंट हमारा कहता है अपोषक तत्व। अपोषक तत्व क्या है? अपोषक तत्व के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे बताए गए हैं, जिसमें जल है, फाइबर है, रंग यौगिक है, इसके अलावा स्वाद यौगिक है, पादप यौगिक है और अन्य रासायनिक तत्व है। देखिए, यहाँ पे अगर अपोषक तत्व के बारे में आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे जल, फाइबर, रंग यौगिक, स्वाद यौगिक, पादप यौगिक और अन्य रासायनिक तत्व। ये सारे किस में आएंगे? अपोषक तत्व में आएंगे। वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ पोषक तत्व की बात कर ले तो पोषक तत्व भोजन का एक घटक होता है। क्या होता है? घटक होता है, जिसे जीव जीवित रहने और वृद्धि करने के लिए उपयोग करता है। पोषक तत्व क्यों जरूरी है? ताकि जीव जो है, जो जीव जंतु हैं, वो अपना वृद्धि कर सके, विकास कर सके, अपने शरीर को सही तरीके से यूज कर सके, एनर्जी रख सके, ऊर्जा का उपयोग कर सके, इसलिए तो पोषक तत्व का जरूरत होता है। पोषक तत्व के प्रकार की बात कर लेते हैं, तो पोषक तत्व के प्रकार में 2 प्रकार है, मैक्रो पोषक तत्व और माइक्रो पोषक तत्व। पहले नंबर पर है मैक्रो और दूसरे पर है माइक्रो। अब हम इसके बारे में बता देते हैं कि मैक्रो, जिसे हम बृहत पोषक तत्व कहते हैं, वो क्या होता है। वे पोषक तत्व जो हमारे भोजन में अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं, वे पोषक तत्व जो हमारे भोजन में अधिक मात्रा में होते हैं, या हमारे शरीर को जिन पोषक पदार्थों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, बृहत या मैक्रो पोषक तत्व कहलाते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, जल है। दूसरे जगह पर है माइक्रो, जिसे हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। वह पोषक तत्व जिनकी हमारे शरीर को अत्यंत अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, बहुत ही कम मात्रा में इंसान के शरीर को जरूरी हो, इसे हम माइक्रो पोषक तत्व कहते हैं या फिर सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं, जैसे विटामिन हो गया, खनिज हो गया, जो कम मात्रा में इंसान के शरीर को जरूरत हो उसे हम माइक्रो कहेंगे, और जिसकी जरूरत शरीर में सबसे ज्यादा होती है या फिर अधिक होती है उसे हम मैक्रो कहते हैं। आगे के स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार का सबसे मुख्य अंग है। यह हमारे शरीर में ईंधन की तरह कार्य करता है। यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का सबसे मुख्य अंग है। यह हमारे शरीर में ईंधन की तरह काम भी करता है और यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। सभी प्रकार के अनाज, दालें, आलू, गाजर,
केला, गन्ना, शहद व मीठे फल जो है वो कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण है। मतलब अगर आप अनाज खाते हो, दाल खाते हो, आलू खाते हो, गाजर खाते हो, केला, गन्ना, शहद और मीठे फल खाते हो तो आपको भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा। अब हम बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के बारे में। देखिए, भिन्न भिन्न रासायनिक संयोजन के कारण कार्बोहाइड्रेट्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार के बारे में, तो भिन्न भिन्न रासायनिक संयोजन के कारण, अलग अलग केमिकल इक्वेशन के कारण, कॉम्बिनेशन के कारण कार्बोहाइड्रेट्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अब हम उन कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला जो है वो है शर्करा या साधारण कार्बोहाइड्रेट्स। ये पहले नंबर पर आता है। इसका मतलब है यह अनाज, गेहूं, चावल आदि एवं रसीले फल जैसे कि गन्ना, चुकंदर, आम, अनानास आदि में पाया जाने वाला स्वाभाविक मिठास है। मतलब नेचर से ही प्राप्त होता है। इसमें शर्करा मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स या फिर ट्राइसेक्राइड्स के रूप में पाया जाता है, जैसे ग्लूकोज, फैक्टोज, सुक्रोज, मोल्टोज। यह पानी में घुलनशील एवं स्वाद में मीठे होते हैं। दूसरे नंबर पे है हमारा जटिल कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। देखिए, साधारण कार्बोहाइड्रेट्स के विपरीत ये स्वाद में मीठे नहीं होते। इसमें शर्करा पॉलीसेक्राइड्स के रूप में पाई जाती है। यह पानी में घुलती नहीं है। इसमें स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज प्रमुख होते हैं, जो कि आलू, शकरकंदी, चुकंदर, गाजर, मक्का, गेहूं, चावल आदि में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। हमें आहार में कार्बोहाइड्रेट्स की अधिक मात्रा इसी पॉलीसेक्राइड्स से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आपको दो प्रकार के आपको कार्बोहाइड्रेट्स दिखाई दे दिए हैं, जैसे कि शर्करा या साधारण कार्बोहाइड्रेट्स और जटिल कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है वसा। वसा क्या है? वसा हमारे आहार में उपस्थित सभी पोषक पदार्थों में सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन प्रदान करता है? वसा। 1 ग्राम वसा से 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट्स भी शरीर में वसा के रूप में संचित होता रहता है। स्रोत क्या है? किस चीज से आपको यह प्राप्त होगा? तो दूध से या दूध से बने उत्पाद से, घी से, वनस्पति तेल से, सूखे मेवे इत्यादि से आपको वसा शरीर में प्राप्त होता है। वसा का कार्य क्या है? क्या काम करता है इंसान के शरीर में वसा? तो इससे शरीर की चर्बी प्राप्त होती है। आपके शरीर में यदि चर्बी जमा हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपके शरीर में वसा जमा हो रहा है। लंबे समय तक चलने वाले शारीरिक क्रियाओं में यह ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करता है। इसमें विटामिन ए, डी, ई, के अवशोषण में भी सहायता प्राप्त होती है। वसा के साथ आप विटामिन ए, डी, ई, के जैसे विटामिन के अवशोषण मतलब कि सोखने में भी यह मदद करता है। वसा जो है वो मांसपेशीय ऊतक के निर्माण एवं शरीर के कोमल अंग जैसे हृदय हो गया, गुर्दे हो गए आदि को सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो ये सारी चीजें शरीर को सुडौल बनाता है। वसा जो है वो शरीर को सुडौल बनाता है तथा संक्रामक रोगों से बचने में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। कोई खराब बीमारी या बड़ी बीमारी या बार बार होने वाले रोगों से बचाने में भी यह शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये इसके कार्य के बारे में था। अगले टॉपिक में देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है प्रोटीन क्या है। प्रोटीन हमारे शरीर निर्माण में सहायक होता है, इसीलिए यह बढ़ती उम्र के बच्चों एवं खिलाड़ियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। यह कोशिकाओं एवं ऊतकों की मरम्मत कार्य में प्रयुक्त होता है, इसलिए वयस्कों के लिए समान रूप से उपयोगी माना जाता है। देखिए, प्रोटीन के बारे में बता देता हूं। प्रोटीन हमारे शरीर निर्माण में सहायता प्रदान करता है, बॉडी को बनाने में यह मदद करता है। इसीलिए जब उम्र बढ़ती है या बच्चों एवं खिलाड़ियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है, क्योंकि उनके शरीर में मजबूती चाहिए। यह कोशिका एवं ऊतकों की मरम्मत भी करता है और वयस्कों को समान रूप से तो ये उपयोगी है ही। स्रोत क्या है जिससे आपको प्रोटीन प्राप्त होगा? तो दूध है। दूध से बने उत्पाद, सोयाबीन, सभी प्रकार की दालें, चना, अनाज, मूंगफली, तिल, बादाम, सभी रेशेदार फल एवं सब्जियां जैसे पपीता, आम, कटहल, फ्रेश बीन, ज्वार है, लिबिया फली आदि जो है, इसके माध्यम से आप अपने शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी को दूर कर सकते हैं।
या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि इन सभी चीजों के सेवन से आपके शरीर में प्रोटीन भरपूर मात्रा में बनी रहेगी। अगला पॉइंट हमारा कहता है जल। अब हम जल के बारे में जान लेते हैं। जल भोजन का एक आवश्यक तत्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जल हमारे जीवन के लिए। स्लोगन भी है ना कि जल ही जीवन है, तो समझिए हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है पानी। हमारे शरीर का लगभग 70% भाग पानी ही होता है तथा रक्त में भी 90% जल ही होता है। पूरे बॉडी में हमारे 70% पानी ही है और पूरे खून में 90% पानी ही होता है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। हर एक व्यक्ति को 8 से 10 गिलास पानी या 4 से 5 लीटर पानी का सेवन करना चाहिए। जल के द्वारा ही शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक जरूरी पोषक तत्व पहुंचाए जाते हैं। जल भोजन को पचाने में सहायता करता है, हमारे शरीर के तापमान को नियमित रखता है। जल शरीर से विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालने में भी सहायता प्रदान करता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो जल है, जो वाटर है, वो कितना महत्वपूर्ण है इंसान के शरीर के लिए। अब हम बात कर लेते हैं मिनरल्स के बारे में। तो देखिए मिनरल्स में आयरन आता है, कैल्शियम आता है, फास्फोरस आता है, सोडियम आता है, आयोडीन आता है, फ्लोराइड आता है। तो ये सारी चीजें जो है वो मिनरल्स के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम आयरन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मुद्दा हमारा है, यह खनिज क्या करता है, रक्त में उपस्थित हेमोग्लोबिन के निर्माण के लिए जरूरी है। आपने सुना होगा कि शरीर के अंदर हेमोग्लोबिन जो होता है खून के अंदर, वो जरूरी चीज होता है। तो आयरन क्या करता है, इस खून के अंदर में हेमोग्लोबिन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरे नंबर पे है कैल्शियम। यह जो है वो हमारे शरीर के अंदर के हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायता देता है। शरीर के अंदर जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, दांत हैं, उन सभी को निर्माण करने में या क्षति से बचाने के लिए कैल्शियम बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तीसरे नंबर पे है फास्फोरस। यह हमारे दांतों को मजबूत बनाता है तथा हड्डियों को भी मजबूत करता है। अगले नंबर पे है सोडियम। यह हमारे तंत्रिका तंत्र को और अधिक मजबूत बनाता है। हमारे तंत्रिका तंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए सोडियम कार्य करता है। अगला पॉइंट है आयोडीन के बारे में। आयोडीन बहुत जरूरी है, इसकी कमी से आपको पता है कि घेघा रोग वगैरह हो जाता है, गोइटर हो जाता है। तो शरीर के अंदर आयोडीन की भी कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो घेघा रोग जैसे समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। अगला है फ्लोराइड। यह हमारे नाखूनों, दांतों के निर्माण और मजबूत बनाने में सहायता प्रदान करता है। तो ये कुछ मिनरल्स थे जो काफी महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के निर्माण के लिए। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है संतुलित आहार को निर्धारित करते समय ध्यान में रखने योग्य कारक कौन कौन से हैं। क्या क्या सोच के इंसान संतुलित आहार का निर्माण करता है। तो सबसे पहले जो है उसमें आता है उम्र। संतुलित आहार के निर्धारण या निर्माण में महत्वपूर्ण ध्यान रखा जाता है उम्र का। जैसे कि बढ़ते बच्चों के लिए अधिक प्रोटीन, ढलती उम्र में प्रोटीन एवं वसा से बचना चाहिए। अगर कोई बच्चा अभी विकास कर रहा है, कोई छोटा बच्चा है, तो उसे प्रोटीन की मात्रा अधिक चाहिए। लेकिन अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो उसे वसा और प्रोटीन से बचना चाहिए, अधिक खनिज एवं विटामिन नहीं लेना, मतलब कि बचना चाहिए तथा अधिक खनिज एवं विटामिन टाइप के चीज लेने चाहिए। उन्हें इस तरह के प्रोटीन को नहीं लेना चाहिए। विटामिन और खनिज यदि ढलते उम्र में बुजुर्गों को दिया जाए तो वो उनके शरीर के लिए फायदेमंद होता है। तो पहला तो उम्र था। दूसरा है लिंग। लिंग विभिन्नता के अनुसार भी आहार निर्धारण होता है। जैसे पुरुष को अधिक कैलोरी वाले भोजन दिए जाते हैं, महिलाओं को कम कैलोरी वाले आहार लेना चाहिए, क्योंकि पुरुष के शरीर के अंदर उसे मतलब ज्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है बशर्ते महिलाओं की अपेक्षा। तीसरा है व्यवसाय। तीसरे नंबर पे आता है व्यवसाय। कठिन शारीरिक क्रियाकलाप, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत के काम करने वाले व्यक्ति को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। और कोई ऐसा व्यक्ति जो कम शारीरिक क्रियाकलाप करता है, मतलब शरीर से कम काम लेता है, तो उसे ज्यादा कैलोरी वाले भोजन की आवश्यकता नहीं होता है। अगला पॉइंट है चौथा हमारा शरीर का भार, मतलब बॉडी के वेट के हिसाब से भी संतुलित आहार का निर्माण किया जाता है। अधिक भार वाले व्यक्ति को अधिक रेशेदार भोजन, पतले एवं कमजोर व्यक्ति को अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इस हिसाब से भी बैलेंस डाइट का निर्माण
किया जाता है। विशेष खेल अनुसार विभिन्न खेल कूद जैसे लंबी दूरी की दौड़ करने वाले को अधिक वसा और कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। ऐसे व्यक्ति जो लंबे लंबे रेस करते हैं, दौड़ते हैं, उन्हें अधिक वसा दिया जाता है, अधिक फैटी चीजें दी जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स दिया जाता है, ताकि उनके शरीर के अंदर ऊर्जा लंबे समय तक बना रहे। गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज तत्व, विटामिन की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य समस्या के दौरान अब देखिए, चोटिल एवं रोगी व्यक्ति को अधिक प्रोटीन एवं खनिज से परिपूर्ण आहार लेना चाहिए। अब इसके बाद है, जलवायु परिस्थिति के हिसाब से भी भोजन का देख-रेख होता है। जैसे ठंडे स्थानों पर तेलीय एवं तला भुना आहार, जबकि समुद्री इलाकों में अधिक पानी वाला आहार लेना चाहिए। अगला पॉइंट है, चिकित्सक के परामर्श के आधार पर, डॉक्टर के राय के अनुसार रोगी एवं बीमार व्यक्ति को डॉक्टर की सलाह पर आहार लेना चाहिए। जैसे पीलिया में तले हुए आहार से बचना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को पीलिया वगैरह हो गया है, जॉन्डिस वगैरह हो गया है, तो उसमें ज्यादा तला भुना खाना डॉक्टर मना करते हैं। सिंपल बिना तेल मसाले के खाने को प्रीफर करते हैं। अगला पॉइंट है, खान पान आदतें एवं सामाजिक मान्यताएं। कुछ परिवारों में त्योहार के समय अधिक तला भुना भोजन जो है वो पसंद किया जाता है। इस आधार पर भी भोजन का चयन किया जाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है, भोजन से संबंधित गलत धारणाएं या भोजन मिथक। कुछ ऐसी बातें जो भोजन को लेके आपने अक्सर कभी ना कभी अपने जीवन में सुना होगा और आज आपको आश्चर्य भी लगने वाला है कि क्या ऐसा भी होता है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो है कि नाश्ता ज्यादा हैवी नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, एक पराठे ही खाओ, नहीं नहीं, 2 ही पराठे खाओ, नहीं नहीं, थोड़ा सा बस स्नैक्स ले लो, नहीं नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन नाश्ता ज्यादा हैवी नहीं होना चाहिए। ये गलत धारणाएं हैं। आप खा सकते हैं, आपको भूख है आप खाओ। हाँ, बशर्ते यहाँ पे एक पॉइंट और भी आपको नोट करना पड़ेगा कि ये ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारा खाना खा लेते हो और बैठे रहते हो। ऐसे में आपका शरीर खराब हो जाएगा, आपको हार्ट और शुगर जैसे रोग हो जाएंगे, आपके शरीर में चर्बी जमा हो जाएगी। तो नाश्ता हैवी ले सकते हैं, लेकिन इसके बशर्ते में आपको काम भी हैवी करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, आलू वजन बढ़ाता है। अक्सर आपने सुना होगा लोगों के मुंह से, आलू नहीं खाएंगे भाई, आलू जो है वो वजन बढ़ा देता है। मीठा खाने से मधुमेह होता है, ये भी मिथक है। मीठा खाने से मधुमेह नहीं होता भाई। अब देखिए, मधुमेह होने के बाद यदि आप मीठा खा रहे हैं तो शायद उससे बढ़ जाए, लेकिन अगर मीठा आप संतुलन से खाते हैं, अब आप इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप चीनी पे चीनी खाते जाओ। चीनी तो बीमारी का तो घर है। कोई भी चीज अगर आप अति करते हो, ज्यादा करोगे तो वो तो बीमारी उत्पन्न कर देगा। खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, ये भी आपने जरूर सुना होगा। तो ये गलत धारणाएं और भोजन से जुड़ा हुआ कुछ मिथक है, मतलब गलत बातें हैं। मीठा खाना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं, ये आपने सुना जरूर होगा। मछली खाकर दूध न पीना चाहिए, ये भी आपने सुना होगा। घी तेल नहीं खाना चाहिए, अरे भाई घी तेल नहीं खाएगा, क्यों? लोग खाते नहीं है, खाते हैं ना। लेकिन इसके साथ आपको हैवी वर्क भी करना चाहिए। अल्प आहार से वजन कम होगा, हाँ ये तो आपने जरूर सुना है, कम खाओ तो वजन कम हो जाएगा। प्रोटीन पूर्ति हेतु मांसाहार आवश्यक है। कई लोगों से आपने सुना होगा कि बॉडी बनाना है, 6 पैक बनाना है, 8 पैक बनाना है, तो जम के चिकन खाना पड़ेगा। ये भी गलत धारणा है। इस तरह से आपने देखा क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन चैप्टर 2, जिसका नाम था खेल एवं पोषण, यहाँ पे समाप्त हो गया है। ये इंपॉर्टेंट नोट्स है आपके एग्जाम के लिए। तो आशा करता हूं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।